तो ओम्स लॉ तुम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ क्या होता है? अगर किसी कंडक्टर में आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें करंट फ्लो करता है, और ये करंट कितना फ्लो करता है ये डिपेंड करता है आप कितना वोल्टेज अप्लाई करते हो। सो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर? ये बेसिक चीजें हैं। एक यस सर। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। अलग अलग कंडक्टर अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफर करता है। सबसे कम रेजिस्टेंस किस कंडक्टर का होता है पता है? सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर। ओके, सिल्वर का होता है Ag। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस। तो फिर ये हम लोग के घर पे क्यों नहीं यूज होता है, घर पे वायरिंग वगैरह के पर्पस पे? क्योंकि सर वो बहुत वो हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो कॉस्टली। इसलिए हम लोग प्रॉपर ये सब यूज करते हैं। हाँ, तो इसके कंपैरिजन में कॉपर जो है वो भी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है ये भी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सर वैसे गोल्ड भी बहुत लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। यस, गोल्ड और ज्यादा, गोल्ड इन लोगों से ज्यादा है एक्चुअली, कॉपर से ज्यादा होता है। सो कॉपर इज द बेस्ट चॉइस नाउअडे। पहले के घरों में देखे होगे तुमने, अगर कभी देखोगे तो एल्यूमिनियम का वायरिंग भी होता था, वायर्स मिलता है, और अभी भी एल्यूमिनियम यूज होता है। जो हाई टेंशन वायर होते हैं ना, देखोगे वो बड़े बड़े जो मार्ट में रहते हैं ना ऊपर टावर की तरह, उसमें मोटे मोटे तार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, वो कॉपर के वायर नहीं होते, वो एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं। तो अगर आप वायर का एरिया बढ़ा दो तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, यही हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो ओम्स लॉ हमने डिडक्ट किया था, ये आप क्लियरली देख लेना एक बार, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो था ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने में ऑपोज करता है, ठीक है। और इसका दो फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो ओम्स लॉ से आता है दैट R इज इक्वल टू V बाई आई, और दूसरा फॉर्मूला डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से आता है दैट इज R इज इक्वल टू M बाई N E स्क्वायर टाउ L बाई A, जहां पर हर एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। L इज लेंथ ऑफ वायर, A इज एरिया ऑफ वायर, मास जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ कैरियर, N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या होता था याद है? मीन फ्री टाइम। और E जो था वो तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो रेजिस्टेंस जो है ना ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग किसी चीज का लेंथ बड़ा कर दे और एरिया को छोटा कर दे, सॉरी, अगर लेंथ को बड़ा कर दे और एरिया को छोटा कर दे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अगर हम लोग लेंथ को छोटा कर दे और एरिया को बड़ा कर दे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसे मल्टीमीटर लेके हम लोग क्लास में चेक करेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो यही चीज मैंने यहां पर बताया था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप लेंथ बड़ा करोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा उस वायर का। उसका रिवर्स है एरिया, और लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया को बढ़ा दोगे किसी वायर का तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग आपस में कॉम्बाइन कर दे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन हो जा रहा है ना, और राइट हैंड साइड में लेंथ बाई एरिया आ जाएगा। यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसे ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोलो ये समझ में आया या नहीं? ये लेक्चर में ऑलरेडी करवा दिया था मैंने यहां तक। हाँ सर। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, अगर इन दोनों फॉर्मूला को हम कंपेयर करें तो मुझे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज M बाई N स्क्वायर E स्क्वायर टाउ। नाउ लुक वेरी केयरफुली,
This resistivities depend on mass of electron, number of electron and mean free time. It does not depend on the length or the area. किसी वायर का, किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कॉपर और सिल्वर और एल्यूमिनियम जो अभी मैं कह रहा था, उनका रेजिस्टेंस उनके लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ बड़ा कर दो तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, लेकिन सबका रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड होगा। मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। हर मेटल के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, वेरी नहीं करता होगा लेंथ के साथ ये। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है ना? सो रेजिस्टिविटी इज मोर स्पेसिफिक देन रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर अप टू दिस? सो ये होमवर्क कुछ मैंने दिया था स्लाइड में कि रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बताओ, देन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तुम लोग क्लास किए नहीं है तो होमवर्क कहाँ से करोगे? चलो एक एक को हम लोग पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहला रेजिस्टिविटी। सर आपका स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है? नहीं सर। एक बार तुम रिज्वाइन करके देखो जरा। एक मिनट। सो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन मैंने बोला है कि कैसे बताएंगे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखना सबसे आसान काम होता है। फॉर्मूला क्या था हमारा? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहां से अगर रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो दैट विल बी व्हाट? R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हम लोग कब कैसे निकाला जाता है? मैंने पढ़ाया था तुम लोग को। अगर एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट ले ले और लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट ले ले तो क्या रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा? तो इसी तरीके से हम डेफिनेशन लिखते हैं। सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। द resistivity of a material is numerically equal to resistance when length is 1 unit and area is 1 unit. Agree to this definition? Clear now? Hello. यस सर। Okay.
सो नेक्स्ट जो पोर्शन मैंने होमवर्क दिया था सेकेंड वाला, वो था यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है तो तुम्हें पता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओहम होता है ना, इसको हम यस सर। represent करते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग साइमन इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, वो छोड़ो, बात का यूनिट है। और रेजिस्टिविटी, किससे करते हैं? हाँ, और क्या बोले, और किससे करते एक होता है साइमन इनवर्स, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, फिलहाल रहने दो, जब कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा साइमन इनवर्स। दूसरा जो यूनिट है रेजिस्टिविटी, आ जाओ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता था आर ए बाई एल, अभी अभी हमने देखा। सो आर का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट अगर मैं बोलूँ तो ओहम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। सो ये कैंसिल आउट होके इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ओहम पर ओहम इंटू मीटर, या फिर हम लोग इसको और लिख सकते हैं ओहम इंटू सेंटीमीटर। ये जो दो यूनिट है रेजिस्टिविटी के और रेजिस्टेंस के, से याद रखना। ओके सर। और एक चीज, अब जब मैंने इन दोनों को डिटेल में बता दिया है तो ये थर्ड वाला जो होमवर्क था इसको कर लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों में अंतर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। लास्ट वाला जो था हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। सो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स में ना या कंडक्टर्स में, इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई मेटल तुम्हारे पास है जैसे कॉपर, आयरन या फिर एल्यूमिनियम, उसका रेजिस्टेंस पहले चेक करो और उसे हीट कर दो, गर्म कर दो, फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस देखो, तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है, ये याद रखना। बट इन सेमीकंडक्टर with increase in temperature, resistance decrease। ये जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये जस्ट मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इसका डिटेल पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट, सर मतलब कौन सा चैप्टर? हाँ, हेलो, यस, यस स्वयं। मॉडर्न फिजिक्स में मतलब कौन सा चैप्टर सर? मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे लास्ट में है ना, वो सेमीकंडक्टर्स एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 14 है, ओके। लास्ट में एकदम, हाँ सर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो हम लोग को मेन अभी कंडक्टर्स के बारे में पता करना है। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट केस के बारे में बताओ कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपन, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भागने लगेंगे, और रैंडमली इधर उधर भागने की वजह से क्या होगा, therefore the collision of electron increase। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जाके एटम के साथ कोलाइड करेंगे, और ऐसा कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा हम लोग का, therefore collision of electron increase and drift velocity decrease, drift velocity decrease।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था ना। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना यस जरूरी है। फॉर्मूला ये है कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंट एट टेम्परेचर 0 प्लस अल्फा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है। यहां पर आर टी का मतलब हम लोग, और इसको मैं चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आर टी आर जीरो कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट अ मिनट। हेलो। सर, आपका आवाज कट रहा हाँ अभी सुनाई जा रहा है। अभी सुनाई जा रहा है स्वयं। है। यस सर, यस सर। ओके। इसको सिंप्लिसिटी के लिए R2 R1 पकड़ लो। R1 जो है ये है इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस, और हम लोग बोल सकते हैं एट टेम्परेचर T1। जब टेम्परेचर T1 था उस वक्त रेजिस्टेंस R1 था, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ के R2 हो गया। इसको मैं बोल रहा हूं फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। और ये डेल्टा टी जो है इसका मतलब है T2 माइनस T1। और अल्फा जो यहाँ, मतलब सर इंक्रीज इन टेम्परेचर तो, हाँ हाँ क्या बताओ। मतलब इंक्रीज, हाँ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ सर। यस यस। और अल्फा को हम लोग कहते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटर टू से टेम्परेचर कोइफिशिएंट बोलो। टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस में। इसका यूनिट होगा या तो पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, मैं इस स्लाइड को एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1, डेल्टा टी के जगह T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, R1 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 1 प्लस अल्फा, और T2 माइनस T1 को डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, इसको इस फॉर्म में याद रखना। ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कह रहे थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव किसके लिए होगा, कंडक्टर्स के लिए होगा, है कि नहीं। कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, कह सकते यस सर। हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है ना, तो उसके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो ठीक सर। सेमीकंडक्टर उल्टा, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए कि जब उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। गिरता है। हाँ सर। तो अल्फा एग्जाम में पूछ सकता है, कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है। साथ ही साथ पूछ सकता है ठीक है। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ अल्फा क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। पर डिग्री पर केल्विन। केल्विन। बस ये याद रखो, ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो गया। इसी तरह रेजिस्टिविटी भी जो है वो भी टेम्परेचर के साथ, कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है। ठीक है।
सो एक चीज मैं जस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं यहाँ पर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग रो से डिनोट कर रहे थे, रो विथ टेम्परेचर। सो ये रेजिस्टिविटी जो है ना, ये भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर ज्यादा जानना चाहो तो मैं बता सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन अगर तुम जानना चाहो तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, R इज इक्वल टू होता है M, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, NE² टाउ। इनमें से कोई भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो टर्म है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टाउ जो है ना, इसे हम लोग क्या कहते थे, मीन फ्री टाइम। टाउ को हम लोग कहते थे मीन फ्री टाइम। और ये जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। तो अगर टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, तो रो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, क्योंकि उसके तो डिवीजन में है ये। इसीलिए ये याद रखना, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और रो के लिए जो कोइफिशिएंट आता है ना, इस कोइफिशिएंट को हम लोग कहते हैं अल्फा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोइफिशिएंट, टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। याद रखना, रेजिस्टेंस के लिए अल्फा था, रेजिस्टिविटी के लिए अल्फा डैश है। तो ये फॉर्मूला भी जस्ट, एक और बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा रेजिस्टेंस जैसे डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी भी वैसे ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। इसका वजह ये है कि मीन फ्री पाथ टाइम जो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और इसीलिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां हमारा अल्फा था ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ अल्फा यस सर, हाँ। है। अल्फा बार इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू, जैसे वहां था ना R1, तो यहाँ रो 1 इज इक्वल टू रो 1, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 अल्फा रो 1 डेल्टा टी। जस्ट वैसे ही फॉर्मूला है, अल्फा की प्लस जगह अल्फा अल्फा डैश। अल्फा बार और अल्फा डैश। यस, फॉर्मूला में बस इतना सा चेंज हो, रेजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर जैसे सीखे थे ना, उनका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज का यही टॉपिक है, लास्ट। तो इसमें भी दो कॉम्बिनेशन होंगे। पहला कॉम्बिनेशन हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर जैसा ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ऑलरेडी पता है, तुम लोग देख चुके हो एक बार। रेजिस्टर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं ना, these are called resistors। सो ये यस सर, हाँ। तीन रेजिस्टर्स को हमने बैटरी के पोल से अटैच कर दिया, ठीक है ना। ये है हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये है R2 रेजिस्टेंस, ये है R3 रेजिस्टेंस। इनके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो V वोल्ट है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I करंट। इज इट क्लियर अप टू दिस? फिर हमें क्या पता है, यस सीरीज में हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस, करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब यहां से जब करंट जाएगा तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसी तरह यहाँ V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसी तरह यहाँ V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इन सब में करंट आई ही जाता रहेगा। सीरीज में क्या याद रखना है हमें, इन सीरीज करंट इज सेम।
सीरीज में हर रेजिस्टेंस में एक ही करंट जाता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। पैरेलल में इसका उल्टा होगा, वहां वोल्टेज सेम रहेगा और करंट अलग अलग हो जाएगा। एकदम ऐसे ही याद रखना। तो हम यहाँ पर याद ठीक। रखना जो पॉइंट है वो ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, में फिर से लिख दे रहा हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current through each resistance is same। और दूसरा बात, इन सीरीज कॉम्बिनेशन voltage across each resistance is not same, is vary। तो देखो ये V1, V2, V3 है, अलग अलग वोल्टेज, लेकिन सब में एक ही करंट जा रहा है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो इस फिगर से मैं क्या कह सकता हूं, दैट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। एग्री और नॉट? यहां मैं कह सकता हूं यस सर। टोटल हाँ वोल्टेज सर। is equal to sum of all voltage drops। जितने जितने वोल्टेज ड्रॉप हुए सबको जोड़ दोगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा बैटरी वोल्टेज के बराबर। अब क्या हो रहा है, मुझे पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कि अक्रॉस का अगर वोल्टेज V है और इसके अंदर से करंट अगर जा रहा है I, तो मैं बोल सकता हूं V इज इक्वल टू IR, अगर इसका रेजिस्टेंस R है। क्लियर और नॉट? सिमिलरली यहां पर अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं फर्स्ट केस में, जरा मुझे बताओ, इस फर्स्ट केस में अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहां पर मैं अगर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल टू, करंट इसमें से कितना जा रहा है? I जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। तो मैं क्या हाँ सर। आई आर। इक्वल टू IR1। सिमिलरली यहां मैं क्या कह सकता हूं? V2 इज V2 इक्वल्स टू IR2 IR2, और यहाँ कह सकता एंड हूँ V3 इज V3 इक्वल इक्वल्स टू IR3। टू IR3। वेरी गुड। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे इसी तरह लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू, दिस इज IR1 प्लस IR2 प्लस, सर या फिर I को कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस एग्जैक्टली। R3। सो I कॉमन हो गया, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R। और हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। So V by I is what? V by I is the total resistance. Yes or no? So this is nothing but total resistance of the circuit. यस सर। Total resistance उस सर्किट में कितना है? That is total voltage by total current, है ना? हाँ सर। हाँ Total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3। इस टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। याद करो कैपेसिटर में उल्टा होता था, सीरीज में ऐसा नहीं होता था। पैरेलल में जो होते थे C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, यहां पर उल्टा होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं जोड़ दूं, सपोज दिस इज R1, R2, R3, R4 अप टू दिस इज Rn, और इनके अक्रॉस का वोल्टेज अगर V दिया हुआ है, सो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है फॉर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर ना? यहां तक समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन? हाँ सर।
नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे कैपेसिटर में पढ़े थे, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैसा ही सर्किट बना लो। कैपेसिटर, सॉरी, इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर हमारा रेजिस्टर बैठाना है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लो और यहाँ से इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल। ये R1, ये R2, ये R3। पैरेलल में क्या मैंने बताया था, पैरेलल में अगर कोई सर्किट लगा है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, तो इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज होगा V। लेकिन सर्किट अलग होगा, जैसे हाँ, करंट इसके अलग होगा। अक्रॉस भी होगा V, इसके अक्रॉस भी होगा V। लेकिन अगर इसके अंदर से करंट I जा रहा था तो ये I यहाँ पर जाके 3 भागों में बट जाएगा। ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। तो हमें इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage across each resistor is same but current is different। ठीक है, और फिर हम लोग अगर ओम्स लॉ लगाएं जैसे लगा रहे थे, तो R1 यहां अगर मैं बोलूं ओम्स लॉ अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस अगर ओम्स लॉ लगाएं, सॉरी, ओम्स लॉ अक्रॉस R1 हमें I1 हाँ बोलो, V1 V है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू IR, V, हाँ V होगा, हाँ V V V इज इक्वल्स इक्वल टू टू I1 into R1, R1, वेरी गुड। सिमिलरली तो V अक्रॉस फिर R2, वापस V इक्वल्स टू I2 into R1 I2 R2, सिमिलरली ओम्स लॉ and R again for the R3 equals to V equals to I3 into R3। R3, वेरी गुड। ये हमारा हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हम एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट जो I है वो 3 भाग में टूट रहा था ना, सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन से। हाँ यहाँ से सर, I1 मिल जाएगा, यहाँ I1 इज इक्वल टू मैं सिंपली बोल सकता हूँ V बाई R1, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू V बाई R2, यहाँ पे I3 इज इक्वल टू V बाई R3। इन दोनों को, इसको, इस पूरे को इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो और दोनों को जरा कंबाइन करो, तो तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगा आंसर। आंसर हमारा ऐसा आएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था, और I1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, V बाई R1, दिस इज V बाई, और फिर V1 by R1, नहीं V by R1 सॉरी। सो यहाँ V कॉमन है, विल टेक V एज अ कॉमन, हाँ 1 1 बाई by R1, R1 plus R2 1 plus बाई R3। R2। अगर मैं V से डिवाइड कर दूं इधर, तो I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 plus 1 by R2 plus 1 by R3। हमें क्या पता है, R इज इक्वल टू होता है V बाई I, सो 1 बाई R इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं I बाई V। हाँ सर, तो इसके जगह मैं बोल सकता हूँ 1 बाई टोटल और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल हाँ equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। जस्ट लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में ये सीरीज, बस इसमें 1 by हो जाएगा। इसमें पैरेलल, ये सिंपल होता है, ठीक है ना। हाँ सर, रेजिस्टेंस का हाँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। इसके साथ हाँ सर, हम लोग को समझ में आ गया
डिपेंडेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, चैप्टर को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। एक प्रॉब्लम है, बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने को, मैं सिंपल ही दे रहा हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों का वैल्यू है 1 ओम। चलो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना होगा? एक सेकंड सर। इसको पॉइंट ए पकड़ लो, इसको पॉइंट बी। सर वो पैरेलल वाला का दिखाएंगे वापस? पैरेलल में कुछ नहीं होता है। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। नाउ अब क्वेश्चन first identify these two are series or parallel? These are in पैरेलल, पहले पैरेलल का निकालना है, फिर सीरीज और पैरेलल series को ऐड करना है। वेरी गुड। सो ये सीरीज, ये रहेगा हमारा R1, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ये कुछ बन जाएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन करके, मान लो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R4, तो R4 निकाल लोगे, हम लोग बोल सकते हैं R4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/, R3 सर दोनों 2 ओम है ना, R2 R3। हाँ 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो R4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये कितना है मेरा 1 ओम। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। 1 + 1 सीरीज में तो R1 प्लस R4 R5 ये हाँ 2 ओम हो जाएगा, क्लियर ना। हाँ सो सीरीज पैरेलल हाँ। के सारे प्रॉब्लम्स करो। आज मैं यहीं पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, नोट्स में भेज देता हूँ तुम लोग। ओके देन। सर बोलो। आप केमिस्ट्री में लास्ट क्लास क्या कराए थे? लास्ट क्लास का मैंने लेक्चर भेज दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वही है लास्ट क्लास। ठीक है सर, ओके सर, बाय, थैंक यू सर।